हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुराग त्यागी, आपका दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस का अगला लेक्चर, क्योंकि इसके हम ऑलरेडी एक लेक्चर बता चुके हैं आपको, जिसमें यूनिट्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट और डायमेंशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको बताऊंगा कि डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, डायमेंशन फाइंड करना किसी बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ऑफ फिजिक्स का पूरा दारोमदार डायमेंशन पर टिका होता है। अगर आपको डायमेंशन निकालनी आ जाती है तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप डायमेंशन की हेल्प से किसी भी चीज़ की यूनिट फाइंड कर सकते हो बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस। देखिए, डायमेंशन फाइंड करने का एक फंडा है दोस्तों। सबसे पहले आप समझ लीजिए, अरे पढ़ने वालों, अगर आप डायमेंशन निकालना सीखना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त है कि आपको उस चीज़ की डायमेंशन की फॉर्मूला पता हो जिसका आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है दोस्तों, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपको क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायमेंशन 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी डायमेंशन जो है चैप्टर, वो टिका हुआ है 3 डायमेंशंस पर बेसिकली। और वो डायमेंशन का नाम है 3, जिसमें मैंने यहाँ 3D बनाया, मास। दोस्तों मास की डायमेंशन होती है m। फिर मैंने बनाया लेंथ। आज मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा इस चैप्टर को डायमेंशन निकालने को कि आज के बाद इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। कभी आप अटकोगे नहीं। और एक बात ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी आपसे कहे, टीचर या स्टूडेंट, आपका दोस्त, कि भाई रट लो डायमेंशन, तो ये समझ में नहीं आएंगे, रट लो, तो जो आपसे कहे रट लो और तुम वहां से कट लो। ये ध्यान रखना, जो तुम्हें कहे रट लो, तुम वहां से कट लो। क्यों? देखो मैं आपको बताऊंगा। टाइम की डायमेंशन तीसरी होती है, और जब भी हम किसी चीज़ की डायमेंशन फाइंड करते हैं तो हम उसके ऊपर ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर मैंने इस टी के ऊपर टाइम लिख के ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ टाइम। क्या मतलब होता है इसका? डायमेंशन ऑफ टाइम। So what we are learning today? We are learning how to find the dimension of any given physical quantity। और मेरा उद्देश्य ये है कि आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डायमेंशन निकालने में दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है मास खाली, तो इसका मतलब मास ही है। बट अगर इसके ऊपर ये ब्रैकेट लग गया है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ मास वी हैव टू फाइंड दोस्तों। समझ में आया सबको? अब देखो, वेलोसिटी शुरुआत कर रहा हूँ। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है तो इसको सिंबल में लिख लो v, और इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगा दो। इस ब्रैकेट का मतलब है कि वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे इसका मतलब क्या है, तो आप बोलना डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब। तो देखो बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? इनमें से डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है सोचिए। टाइम नहीं हो सकता, मास नहीं हो सकता, लेंथ हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है। तो यहाँ पर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन लिख देंगे, दैट इज एल। दोस्तों इसके बाद टाइम की डायमेंशन साफ साफ लिखी हुई है टी, तो लिख दिया एल टी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, और इनकी पावर यहाँ 1 1 है। जब किसी की पावर 1 होती है तो उस पावर को लिखा नहीं जाता, 1 पावर को लिखा नहीं जाता। तो यानी कि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब इनकी पावर 1 1 थी। अब इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा एल टी माइनस 1, और ब्रैकेट एक ही लगा देंगे। इसका मतलब हुआ अब ये डायमेंशन आ गई। यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली है कि एक टर्म होता है डायमेंशन और एक टर्म होता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो कोई आपसे पूछे फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो आप बोलना वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा सर एल टी माइनस 1, तो डायमेंशन है, बस एक लिख देना जो इसमें मिसिंग है, एम नहीं है इसमें, लेकिन एम की पावर 0 लगा देना आप, और एल एज इट इज, और टी माइनस 1। ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बना दोस्तों? डायमेंशनल, ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा फिजिक्स पे रहता है और स्पेलिंग पे कम रहता है। वैसे भी अंग्रेजी हमारी भाषा तो है नहीं, विदेशी भाषा है। संस्कृत मुझे आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, बट मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा फिजिक्स पे ही रहा है हमेशा। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे शौक रहा, और इंग्लिश समझ गए ना। तो ये था डायमेंशन निकालने का तरीका दोस्तों वेलोसिटी की। मुझे पता है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये इसकी डायमेंशन है, और जब इसमें मिसिंग टर्म भी लिखी हमने पावर लगाकर 0, तो वो बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए अगर आपको कहीं कोई चीज़ लिखनी हो और वो चीज़ वहाँ ना हो, तो उसकी आप लिख दो पावर ये। इसका एग्जाम्पल इस तरह समझिए, इस कमरे में 2 दोस्त बैठे हुए हैं। ये दोस्त है पप्पू और ये दोस्त है गप्पू, और इनका एक तीसरा दोस्त भी है, उस दोस्त का नाम है टप्पू। ये 2 दोस्त तो यहाँ थे प्रेजेंट कमरे के अंदर, ये कमरा है, चाय वाय रखी हुई है देखो टेबल पर। टप्पू नहीं है यहाँ पर। टप्पू कहाँ गया हुआ है? टप्पू बाहर घूमने गया हुआ है। अब इसके पापा आए, पप्पू के पापा ने फ़ोन किया इसको, सॉरी, उसने बोला पप्पू कमरे में कौन कौन बैठा हुआ है? तो उसने कहा पापा पप्पू मैं बैठा हुआ हूँ और गप्पू बैठा हुआ है।
तो उसने कहा डायमेंशन, ये बोल दिया उसने, तो उसने कहा डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो उसने कहा पापा एक मिनट, पप्पू गप्पू और टप्पू की पावर 0, हम 3 बैठे हुए हैं। अब पापा घर आए, उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, झूठ बोलते हो मुझसे, पापा झूठ बोलते हो, पप्पू गप्पू टप्पू लिखा हुआ है, टप्पू तो है ही नहीं। कि पापा, अरे मेरे पापा, अरे मेरे पिताजी, अरे मुझे पालने वाले पापा, ये देखो मेरी पावर P कि हाँ, गप्पू की पावर कितनी, सॉरी मेरी पावर 1 कि हाँ, गप्पू की पावर कितनी 1 कि हाँ, और टप्पू की पावर कितनी है 0। तो पापा जिसकी पावर होती है 0 वो वहां से गायब रहता है, वो होता ही नहीं वहां पर। मतलब जिसकी पावर 0 हो क्या है, गायब, यानी कि उसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 को आप लिख सकते हो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई में। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इस 8th क्लास में बच्चा सीख जाता है वैसे, एनीथिंग हैविंग पावर 0 वैल्यू इज 1, एनीथिंग हैविंग पावर 0 द वैल्यू इज 1। जैसे, और इसको आप इस तरह समझिए, देखिए मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। हम लिखते हैं गॉड इज 1, ऐसे लिखते हैं ना, गॉड इज 1। अगर आप सिख धर्म की बात करो, उनका तो जो सिख धर्म का लोगो है उसमें 1 ऐसे लिखा होता है, कुछ ऐसे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो वो उसका मतलब ये होता है कि एक ओमकार, एक ओमकार, मतलब सिख धर्म कहता है एक ही ईश्वर है। वेदों में लिखा हुआ ईश्वर एक ही है, इस्लाम धर्म में लिखा हुआ अल्लाह एक है। तो सारे धर्म ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि गॉड एक ही है ना। सारे धर्म गॉड को एक क्यों मानते हैं, क्योंकि एक कौन होता है, जिसकी पावर 0 हो, यानी कि भगवान अपनी पावर को 0 मानता है और सबसे पावरफुल भी वही होता है। कमाल देखिए, यानी कि अगर आप अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो, अकड़ अकड़ के चलते हो, तो समझ लो आपकी पावर कम है। और जो जितना डाउन टू अर्थ रहता है, अपनी पावर को जितना जो 0 के करीब ले जाता है, वो उतना ही 1 के करीब चला है। और 1 कौन होता है, 1 कौन होता है, भगवान होता है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, इसलिए कहा जाता है बी पोलाइट, बी सिंपल एंड सोबर। और एक कहावत भी है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वो मुझे आदत है बकवास करने की पढ़ाते पढ़ाते, तो बंद कर देता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अब हम नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे कि हम किस तरह डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली। अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन बताऊंगा मैं आपको किस तरह करनी है। देखो वेलोसिटी निकाली है, अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी डायमेंशन ले रहे हैं। एक होता है टर्म एक्सीलरेशन। बस एक ध्यान रखना आप लोग कि अगर आपको किसी की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो दोस्तों आपको उसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ की डायमेंशन तभी फाइंड कर सकते हो जब आप उसका फॉर्मूला पता हो। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दें हम, तो आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, तो एक्सीलरेशन को इस तरह लिख लो सिंबल। अगर मैंने इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगाया, बिग ब्रैकेट, तो इसका मतलब होगा डायमेंशन ऑफ ब्रैकेट, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, ये मतलब हुआ ना। देखो वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। दोस्तों वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी, LT-1। टाइम की यहाँ से ले लेंगे T, ये लिख देता हूँ मैं, टाइम की डायमेंशन T होती है, ठीक है। और लेंथ की L और मास की M, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये T आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसको ऊपर ले जाना है, तो ये हो जाएगा LT-1, ऊपर जाएगा -1 -2। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन LT-2। और आपसे कोई पूछे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला DF, तो DF होगा इसका m0 LT-2। मतलब बस अंतर ये है कि जब डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो चीज़ भी लिखी जाती है जो उसमें नहीं है, विद पावर 1 विद पावर 0, और सबकी पावर ओरिजिनल लिखी जाती है। और जिस चीज़ को आपको लिखना हो जो वो नहीं हो वहाँ पर, उसकी पावर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फोर्स निकालना है हमें, फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, सबको पता होगा। यहाँ से मैं बिल्कुल बेसिक डायमेंशन बता रहा हूँ, लेक्चर पूरा देखिएगा, बेसिक से लेके एडवांस की तरफ चलते हैं। मतलब ये बिल्कुल बेसिक है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। और एडवांस मतलब IIT में जो प्रॉब्लम आती है इसकी वहाँ तक मैं लूँगा, IIT एडवांस तक की। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू ए। सो इफ आई वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, देन इट विल बी डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, m, एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, LT-2। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा MLT-2। क्लियर? सो इट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2। ये डायमेंशन आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगी आपके, बार बार काम आती रहेगी, इसको आप भूल मत जाना, याद रखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो कोई भी एनर्जी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो उनकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो कोई भी एनर्जी बोले आपसे कोई, अगर आपसे कोई कहे साउंड एनर्जी की डायमेंशन बताओ, तो वही साउंड एनर्जी की कोई फॉर्मूला नहीं है इस दुनिया में, ये आप ध्यान रखिए। साउंड एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है हमारी दुनिया में, साउंड एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फिर आपको क्या करना है, आप एक बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा उसी से हम सबकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²।
सबसे पहली बात है डायमेंशन निकालने का रूल नंबर 1, जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं इनकी डायमेंशन नहीं होती दोस्तों जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं 1 2 3 4 ये इनकी डायमेंशन नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और डायमेंशन निकालेंगे मास की डायमेंशन क्या होगी m, वेलोसिटी की क्या होगी LT-1 और इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया सबको? हो। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन का सिंबल K लिख लेते हैं, तो क्या बना ml स्क्वायर और T-2, बस काम हो गया। अब आपसे आज के बाद कोई कुछ भी कहे कि ये एनर्जी, वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी, तो आपको बस यही एनर्जी याद रखनी है। कौन सी एनर्जी याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर T-2 होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपसे कहे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। दोस्तों g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने इसकी डायमेंशन फाइंड करी थी एक्सीलरेशन की, तो दुनिया का कोई भी एक्सीलरेशन हो सबकी डायमेंशन यही होगी LT-2। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m, g की LT-2 और h की l, क्योंकि हाइट भी एक लेंथ होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं m l स्क्वायर और T-2। तो जितनी भी आप डायमेंशन निकालोगे किसी भी एनर्जी की, वो सारी डायमेंशन ml स्क्वायर T-2 ही आएगी। ये बात यहाँ पर क्लियर है। इसको आप कितनी बार एग्जाम्पल करके देख सकते हो, सीख सकते हो कि जितनी भी डायमेंशन होती है एनर्जी की, सारी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती हैं। दोस्तों नॉट ओनली फॉर डायमेंशन ऑफ एनर्जी, अगर आपसे कोई कहे वर्क की डायमेंशन निकालो, तो देखिए वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो इफ यू वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क, तो आपको मैं निकाल कर दिखा देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो वर्क की डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। तो हम निकाल कर देखेंगे कि क्या वर्क की डायमेंशन एनर्जी के बराबर होती है क्या। तो देखिए मैं आपको ऊपर बताता हूँ बोर्ड के, ये बोर्ड थोड़ा छोटा लिया है मैंने जानबूझ के। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन निकाल लेंगे, अभी निकाली थी mlt-2, आपको ये थोड़ी दिन बाद याद भी हो जाती है। और डी होता है डिस्प्लेसमेंट और इसकी होती है l, तो याद आएगी हमारे पास ml स्क्वायर T-2। हमने क्या देखा? जो वर्क की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन आई थी? एनर्जी की। तो यानी कि वर्क और जितनी भी एनर्जी होती है और वर्क होता है सबकी डायमेंशन सेम होती है। इसके अलावा नॉट ओनली वर्क, अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की डायमेंशन होती है, वो भी हम देख। दोस्तों अब हम निकाल कर देखते हैं टॉर्क की डायमेंशन। टॉर्क होता है, देखिए टॉर्क क्या होता है? अगर आप किसी से पंजा लड़ते हो ऐसे, ये टॉर्क लगा रहे हो आप। गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी का इंजन भी इस पर टॉर्क लगाता है। इवन जितनी भी गाड़ी कंपनी है वो सब अपनी गाड़ी की पावर का जो एग्जांपल देती है वो टॉर्क से देती हैं। न्यूटन मीटर इसकी वो होती है यूनिट। दोस्तों गाड़ी के टॉर्क से पता चलता है गाड़ी कितनी पावरफुल है। कोई भी कार, कोई भी जो मशीन होती है, जब वो चलने वाली मशीन हो अगर जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो, उसकी पावर को हम उसके टॉर्क से देखते हैं। तो मोर इज़ द टॉर्क, मोर इज़ द पिकअप। जिसको आप पिकअप कहते हो साधारण भाषा में, उसको टेक्निकल लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क होता है, फॉर्मूला वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इनमें वेक्टर का और स्केलर का डिफरेंस होता है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट होती है। जबकि टॉर्क में क्या होता है? यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अपने जो आगे के लेक्चर आएंगे कि डॉट प्रोडक्ट, ये देखिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वही हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वर्क बन जाता है, लेकिन यहीं पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या बन जाता है? टॉर्क बन जाता है। देखिए कितना डिफरेंस है। दो सेम चीज़ों की अलग अलग तरह से प्रोडक्ट करने पर उसका जो रिजल्ट आता है वो बदल जाता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे टॉर्क की डायमेंशन की। दोस्तों फोर्स की डायमेंशन हमें याद हो चुकी है, ml स्क्वायर T-2। दोस्तों ये आ गई। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l होती है। 3 वो मैंने बना रखे हैं, ये टाइम था, लेंथ था और ये मास था। इसको मैं m लिख देता हूँ, मिट गया है। और यहाँ पर हम निकालेंगे इसको, ml स्क्वायर T-2 है तो ये बन जाएगा m। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, टॉर्क की फोर्स होता है mlt-2, तो ml स्क्वायर T-2 बन जाएगा, क्योंकि फोर्स की mlt-2 होती है और l इंटू l स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने क्या देखा? टॉर्क की डायमेंशन वही है दोस्तों जो किसकी होती है? वर्क डन की होती है। और वर्क डन की वही है जो किसकी होती है? पोटेंशियल एनर्जी की होती है। पोटेंशियल की वही जो काइनेटिक एनर्जी की होती है। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला इस दुनिया में? क्या क्या पता चला हमें इस दुनिया में? जितनी एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या कोई आपसे मजाक में कहे कि साउंड एनर्जी की डायमेंशन बताओ, तो आप समझ जाना कि एनर्जी की बात कर रहा है। और हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को ले लो और भैया उसकी डायमेंशन बता दो। अगर कोई आपसे मजाक में कहे कि साउंड एनर्जी की डायमेंशन बताओ, साउंड एनर्जी का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल कर बता देंगे। वर्क डन, टॉर्क,
और जितनी भी एनर्जी होती है सबकी डायमेंशन सेम होती है। कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन आता है कि टेल सच 7 फिजिकल क्वांटिटीज और 4 फिजिकल क्वांटिटीज और 5 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ऐसी क्वांटिटी बतानी है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। ऐसी 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी और 7 क्वांटिटी। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी क्वांटिटी आपको पता है या नहीं पता है। दोस्तों अब बात करते हैं 3 नई फिजिकल क्वांटिटीज में। पहली है प्रेशर, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इंपल्स। ये 3 क्वांटिटी हैं जो एग्जाम में काफी ज्यादा आती हैं और इन तीनों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था किसी भी चीज की डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको उस चीज का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इफ यू वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर यू विल पुट दिस ब्रैकेट हियर। ये बहुत जरूरी होता है, बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते और कई टीचर जो जानकार टीचर होंगे जिनको पता होगा वो आपके मार्क्स भी यहाँ पर काट सकते हैं। 10th तक टीचर थोड़े लीनियंट होते हैं, 11th में आते ही टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चों के लिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी दोस्तों? फोर्स की डायमेंशन होती है ML_T-2, जैसे कि हमें पता है एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L²। दोस्तों यहाँ पर एल्जेब्रिक रूल काम करते हैं, एक डायमेंशन से एक डायमेंशन कट जाएगी बट आप काटना मत क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आप बस डायरेक्ट सोच लेना मन मन में 1 से यहाँ 1 कट जाएगा और जो बचेगा ऊपर -2 एक यहाँ से कैंसिल न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ML-1T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज लाइक टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली में टॉर्क ही है। तो जो मैंने आपको बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही आएगी अगर आप सोल्व करोगे ML²T-2। तो यहाँ पर एक आंसर और मिल गया हमें। मैंने आपसे पूछा था ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 4 हो गई। आप 3 और ढूंढ लेना और कमेंट करके बताना कि आपको पता है नहीं पता है। इंपल्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात है इंपल्स क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं आवेग। इंपल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेग। मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं बल आघूर्ण। हिंदी के नाम पता होने जरूरी हैं बहुत क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये सारी जो लैंग्वेजेस आप बोलते हो हिंदुस्तान में, मलयालम, उड़िया, ओडिया, बांग्ला, ये सब संस्कृत से निकली हुई। हिंदी भी संस्कृत से निकली, देवनागरी भाषा। ये प्रेशर का मतलब होता है दाब। तो हिंदी या संस्कृत के वर्ड आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इसको आप इस तरह मत समझे कि मुझे तो इंग्लिश आती है तो मैं क्यों सीखूं। हिंदी सीखने का बहुत फायदा मिलेगा आपको फ्यूचर में। आवेग होता है, आवेग क्या होता है देखिए, फोर्स में और इंपल्स में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई फोर्स किसी चीज पर बहुत कम टाइम के लिए लगाया जाता है उसको इंपल्स कहते हैं। कैसे? देखो अगर मैं किसी बेज को पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को तो फोर्स है, लेकिन अगर मैं किसी को चांटा मारूं तो ये क्या है? इंपल्स। अगर आप बैट्समैन हो, आप बैटिंग कर रहे हो, बल्ला ले खड़े हो, बॉल आई स्पीड से आपने बस बल्ला टच कर दिया हल्का सा, तो ये क्या है? ये इंपल्स है। 2 गाड़ियां जा रही हैं आमने सामने से, हल्की सी टच हुई, ये क्या है? इंपल्स। आप किसी को चांटा मार, जैसे सीरियल में दिखाते हैं सास ने बहू को चांटा मारा तो वो कैसे दिखाते हैं? कैसा आता रहता है बार बार, वो इंपल्स है। वो अलग बात है कि जो सीरियल है उसकी डायरेक्टर हैं, वो नाम समझ गए होंगे आप, वो उसको बार बार दिखाते था कि बहू को गुस्सा आए। जितनी बहुएं सीरियल देख रही हैं वो सास के खिलाफ हो जाएं, या फिर बहू ने सास को मारा तो सास जितनी भी हैं, सास कम्युनिटी, वो बहू के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि बार बार दिखाने से कोई चीज़ सच मानने लगते हैं लोग। तो यहाँ पर इंपल्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए इंपल्स क्या होता है। इंपल्स का सिंबल होता है जे, और सैमसंग का एक फोन की सीरीज आई थी जे सीरीज, वो भी जे मतलब इंपल्स से लिया उन्होंने। स्पीड के मामला था, स्पीड बहुत तेज, मतलब प्रोसेसर बहुत फास्ट था, इसलिए जे नाम रखा। लोगों को पता होना चाहिए कि इंपल्स जे को कहते हैं फिजिक्स में। और जे होता है फोर्स इनटू टाइम दोस्तों, डेल्टा टी मतलब छोटा टाइम। वैसे इसको FDT भी लिख सकते हो आप, FDT डिफरेंशियल फॉर्म में, तो FDT आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा, तो F की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी ML_T-2, और दोस्तों डेल्टा टी क्या थी? टाइम। डेल्टा टी तो टाइम ही, चाहे छोटा टाइम हो, बहुत छोटा टाइम हो, बड़ा टाइम हो, डेल्टा टी के टी होगी। तो क्या आया हमारे पास? ML_T-2 + 1, तो T-1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरह हम निकाल सकते हैं बहुत सारी डायमेंशंस। अब बात करते हैं हम स्ट्रेस। एक टर्म है स्ट्रेस, वो भी लिख लेते हैं यहाँ शॉर्ट में। दोस्तों स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की तरह, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ये सब आप एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे, एडवांस चैप्टर्स में। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, पर ये प्रेशर नहीं है।
अगर आप इसको प्रेशर समझ रहे हो तो स्ट्रेस इज नॉट प्रेशर, ये दोनों अलग अलग हैं बट इनके फॉर्मूले सेम है और इनकी डायमेंशन भी सेम आएंगी। तो बस फोर्स अपॉन एरिया अगर आप सोल्व करोगे पहले की तरह तो क्या आ जाएगा, ml-1 t-2। सो वी हैव प्रूव्ड हियर दैट and we have seen that the dimension of pressure and dimension of stress same because their formula is same, but as physical quantities they are different. In this formula of pressure, this is force but this is restoring force. There are difference between force and restoring force, and I will explain it in the advanced chapters. Second book of NCERT, the chapter is properties of solid. तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम आती हैं। मैं आपको और एग्जांपल लेकर बताता हूँ, थोड़े एडवांस की तरफ चलते हैं। मुश्किल डायमेंशन कैसे निकालें, जो मुश्किल वो होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेक्चर को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलें आगे, चलो दोस्तों हम सीख रहे हैं डायमेंशन। अब मैं आपको कुछ टिपिकल डायमेंशन बताता हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको बताया था कि हमारा लेक्चर थोड़ा टिपिकली तरफ जाएगा, तो अभी तक हम बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले सीख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेन क्या होता है। हालांकि टिपिकल नहीं है बट ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर देता है। दोस्तों स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चेंज अपॉन ओरिजिनल। जैसे स्ट्रेन बहुत तरह की होती है बट आप समझ लीजिए एनीथिंग, जब किसी चीज़ के चेंज को उसके ओरिजिनल से डिवाइड किया जाता है तो उसका स्ट्रेन बन जाता है। कैसे, अगर मैं बात करूं, एक टर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी बात करते हैं। ये होता है कि अगर कोई वायर है लटका हुआ इस तरह से और उस वायर की लेंथ को हमने L मान रखा है और हम कोई वेट लटकाते हैं इस वायर के ऊपर, एक रिजिड सरफेस से लटकाया हमने इसको। लेंथ पर जब वेट लटकाएंगे तो वेट लटकाने से क्या होगा, इस लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। मान लो इसकी लेंथ कितनी बड़ी, डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L। तो दोस्तों स्ट्रेन होगा डेल्टा L अपॉन L। एंड नाउ बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन ऑल्सो। इसका कोई सिंबल नहीं होता दोस्तों, आपको पता है जब ऊपर और नीचे सेम चीज़ें हों तो उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो डेल्टा L की डायमेंशन भी L, L की डायमेंशन भी L, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डायमेंशन लेस। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 T0, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और वैसे इसको लिखेंगे नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जबकि जब कोई ऊपर नीचे चीज़ें सेम होती हैं तो उनकी डायमेंशन नहीं होती है वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया हो, एक होता है हमारा जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो होता है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि आपको डायमेंशन तो अभी सिखा रहे हैं लेकिन जो टर्म यूज़ हो रही है वो बाद में यूज़ हो रही है। ये तो ऐसी एक टर्म है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें अगर तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। चूंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है तो मैं इसको पार्ट्स में डालूंगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है कि जिसका इसका सिंबल होता है ईटा, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये बताता है कि किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट है हमारे हाथ में, उसकी इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा है। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, देखो स्टील है और रबड़ है, अगर दो चीज़ें लें, आपसे मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कौन है, तो क्या बोलोगे आप, स्टील को बोलोगे। या इलास्टिसिटी को आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ जब उस पर फोर्स लगाते हो आप और वो चीज़ वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है और फोर्स हटाने के बाद वो चीज़ वापस आ जाए, तो ये जो क्षमता होती है वापस आने की, जिसको कहते हैं रिबाउंड करूंगा, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक। जैसे आप कोई इंसान है वो हार जाए किसी चीज़ में, फिर वो कहे आई विल कम बैक, आई विल बैक, आई विल रिटेन। तो ये जो क्षमता होती है किसी चीज़ की, मेटल की या किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं फिजिक्स में। और इंसानों में क्या कहेंगे, अगर आपको कोई सफलता ना मिले, आप कामयाब ना हो किसी चीज़ में, आप फेल हो जाओ, तो एक आप हिम्मत हार के बैठ गए, तो ये हम कहेंगे आप इलास्टिक नहीं हो। और अगर आप सफलता, आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तब तक तो आप चुप बैठे हो, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर हटा, आप वापस कम बैक कर लिया आपने, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी को नापने की यहाँ पर यूनिट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज ईटा। फिजिक्स में हर चीज को नापने की यूनिट बनाई गई है और कुछ चीजें हैं जिनकी यूनिट अभी तक नहीं है, उनकी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। दोस्तों इसका सिंबल होता है ईटा और ये होती है फोर्स अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोफिशिएंट जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा समझा देता हूँ। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और भाई स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो छोड़ दो इसको जब डायमेंशन नहीं है। और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, वो बताया था हमने आपको, तो ये हो जाएगा M/L/T-2। देखो आप मुंह जुबानी कर सकते हो, फोर्स की होती है ओरल, ए क्या होता है L², तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा दोस्तों, M/L-1 जाएगा ऊपर, T-2। ये आप देख सकते हैं, वी हैव फाउंड द डायमेंशन ऑफ किसकी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। एक टर्म बहुत ज्यादा जो आती है एग्जाम में, और जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। काफी पूछा जाता है सरफेस एनर्जी, इसको भी देख लेते हैं सरफेस एनर्जी क्या भला है। सरफेस एनर्जी की बात करें अगर, सरफेस एनर्जी दोस्तों,
सरफेस एनर्जी क्या होती है देख लीजिए। सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी, मैंने आपको बताया था कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन सेम होगी। यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है सरफेस एनर्जी के मामले में, क्योंकि सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया या वर्क डन पर यूनिट एरिया। मतलब एनर्जी जो होती है वो तो ठीक है ml² T-2 वर्क भी वही होता है, लेकिन सरफेस एनर्जी में मेरी वो वाली बात नहीं चलेगी। जब मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज के आगे अगर कुछ भी लगा और पीछे एनर्जी लगी हो तो सबकी डायमेंशन सेम होगी, वो बात यहां पर नहीं चलेगी। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिए, सरफेस एनर्जी की डायमेंशन नहीं होती। सरफेस एनर्जी की डायमेंशन अपॉन एरिया की डायमेंशन होती है। यानी कि दोस्तों वर्क की डायमेंशन होगी जो एनर्जी की होती है दैट इज ml² T-2, एरिया की होगी L²। दोस्तों तो यहां पर क्या बचेगा, L² से L² कैंसिल, क्या बचेगा ये mt-2। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस इज सरफेस एनर्जी। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अब मैं आपको कुछ और टिपिकल डायमेंशन लेता हूं, थोड़ी टफ वाली, जो बिल्कुल एग्जाम में आपके पक्का आएंगी। पूरा देखिएगा लेक्चर, मजा आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। दोस्तों अब जो मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा जिनकी डायमेंशन निकालनी है वो सारी एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। एंगुलर का मतलब क्या होता है, कुछ चीजों में जब एंगुलर वर्ड लग जाता है तो उनका पूरा मीनिंग बदल जाता है। यहां पर मैंने 3 क्वांटिटी लिखी है अभी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। सबसे पहले बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी वर्ड लगा हुआ है बट ये वेलोसिटी है नहीं एक्चुअल में। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, और ये क्या होती है, देखिए एक फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जब जैसे पंखा घूम रहा है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। जितने भी डायमेंशन के लेक्चर हैं उनमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट वो क्वांटिटी का उनमें एक्सप्लेनेशन साथ साथ नहीं है। ये केवल आपको मेरी वीडियोस में मिलेगा। जब मैं कुछ फिजिक्स पढ़ाता हूँ या कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं उस क्वांटिटी को साथ साथ एक्सप्लेन करके चलता हूँ। ये यहाँ पर स्पेशलिटी मिलेगी मेरे लेक्चर की। तो पंखे की घूमने की जो स्पीड है एंगुलर है। शक्तिमान अगर आपने देखा होगा बचपन में, मैं भी देखता था या अभी भी, तो वो ऐसे घूमता था चौक 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 चौक। ये घूमने की जो स्पीड है उसकी, ये एंगुलर स्पीड है दोस्तों। तो एंगुलर स्पीड इज समथिंग लाइक, जब कोई चीज़ घूमती है तो उसका जो एंगल पर यूनिट टाइम बदलता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, या एंगुलर चेंज पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो एंगल होते हैं, मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, चाहे कोई एंगल साइन थीटा, कोस थीटा, ये सभी क्या होते हैं, दो लेंथ की डायमेंशन का रेशो होते हैं। जैसे साइन थीटा होगा, अगर आप देखो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, तो ऊपर होगा परपेंडिकुलर, और हर हर बोले तो हाइपोटेनस भी, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन एल होगी, इसकी डायमेंशन भी एल होगी। सो जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं, ये इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो हम लिखेंगे डायमेंशन लेस, डीएल। डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है यहाँ पर। डीएल का मतलब क्या है यहाँ पर, डायमेंशन लेस। तो जो भी एंगल होंगे उनकी डायमेंशन यहाँ पर हम, जो रेशो होती है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और दोस्तों इसी तरह एंगल की भी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मैं एंगल की डायमेंशन निकालना चाहूँ खाली, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई ये देखो, ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, अब इसमें ये तो आर्क है और ये रेडियस है। आर्क को आर मान लो, रेडियस को आर मान लो, आर्क को एस मान लो। तो भाई थीटा क्या होगा फिर, आर्क अपॉन रेडियस। आर कितनी हुई एस और रेडियस कितनी हुई आर, तो दोनों ही एल हैं, तो इनका भी कोई यहाँ पर डायमेंशन नहीं होगा, बिकॉज दे आर द रेशो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी दो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी सेम जो हो उनका रेशो होती है, तो उसकी डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जब थीटा की, ओमेगा की निकालोगे आप, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, बस 1/t की होगी, टी की टी होती है। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, टी इनवर्स। तो याद रखिएगा ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, टी इनवर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की, और ये फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम सुना होगा आपने, पी होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, और इसमें एंगुलर वर्ड जोड़ दिया। तो जब भी इस तरह की चीजें आए आपके सामने, तो आप उसमें एंगुलर मोमेंटम एल होता है सिंबल इसका, तो ये हो जाएगा एम वी इंटू आर। रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चीज एंगुलर बन जाती है। और m का क्या होगा दोस्तों, एम वी का क्या होगा, एल टी माइनस 1, और r का l। तो देखिए क्या बना है, ये बन गया हमारा m l² t-1, ये निकल के आया। सो हमने एंगुलर मोमेंटम की भी डायमेंशन निकाल ली, इसके ऊपर भी हम लगा सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बताई 1/t दैट इज टी इनवर्स। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होती हैं, चाहे वो साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी हो, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एंगल की डायमेंशन नहीं होगी, बिकॉज दे आर द रेशो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इंटू रेडियस, तो वो हमने निकाल दिया है यहाँ पर। अब मैं आपको इससे भी ज्यादा टिपिकल डायमेंशन निकाल कर दिखाता हूँ दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हम सीखेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की डायमेंशन निकालना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालना जो थोड़ी टफ होती हैं। मतलब
क्या होता है कि इनको बच्चों को करने में दिक्कत आती है। तो मैंने भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार्ज, वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का, और स्टीफन कांस्टेंट। एक दो और ले लूँगा अगर ज़रूरी लगा। पहले इनसे शुरू करते हैं। तो देखिए पहली शुरुआत करते हैं हम पहले वाली की। पहला है हमारा जी, इसको हम बोलते हैं, जी को एक एक करके समझाऊंगा अच्छी तरह से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पहला है दोस्तों। इसके लिए जब भी आपको कोई डायमेंशन निकालनी हो किसी टिपिकल या किसी भी चीज़ की, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम ये सोचेंगे कि जी कहाँ आता है, किस फॉर्मूले में आता है। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F इज इक्वल टू G m1m2/r²। यहाँ से हम जी बाहर निकाल लेंगे तो आपका जी आ जाएगा F(r²)/m1m2। ये तो आपको समझ में आ गया होगा सबकी, जो बच्चे 11th के हैं अभी, जो ड्रॉपर्स हैं या 12th के बच्चे उनको सब आता है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस। तो जी आ गया। अब हमें इन सब की डायमेंशन लिखनी है, तो जी की डायमेंशन आ जाएगी। तो अगर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर, और दो मास दे रखे हैं। डायमेंशन के हिसाब से दोनों मास की डायमेंशन एम ही होनी है, तो हमारे लिए कोई अलग बात नहीं है। एफ की डायमेंशन अब तक आपको याद हो गई होगी, m(a)(m(l)(t)-2। इस तरह से क्लियर करो। मास, एक्सेलेरेशन, रेडियस यानी कि डिस्टेंस यानी कि l, तो l का स्क्वायर, और भाई मास 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 स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी। काट के मत दिखाना ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही काट देना, टीचर कई बार मार्क्स काट लेते हैं इसके लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर m एक ऊपर से खत्म हो गया, यहाँ एक बचा, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, m-1, फिर l और l स्क्वायर, तो l³, और दोस्तों t-2 है, तो t-2 यहाँ पर हो गया। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई है। और यूनिट भी निकाल सकते हैं इससे ही। देखो यूनिट कैसे निकलेगी, फोर्स की यूनिट क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, और रेडियस की स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, पर नीचे वाले को पर, केजी स्क्वायर। ये तरीका है यूनिट निकालने का। कितना आसान है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली इसको कर पाए हैं, कर सकते हैं। कोई भी कभी भी कुछ करना हो ना लाइफ में, तो डरो मत, रिलैक्स होके काम करो, एकदम फिक्स होके। तो ये आपने सीख लिया। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है और उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो ये होता है कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उस लिक्विड के अंदर गाढ़ापन कितना है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। गाढ़ापन मतलब उस लिक्विड की गाढ़ापन कितना है, या वो कितना श्यानता कहते हैं हिंदी में, श्यानता। और इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि ये बताता है हमें कि कोई लिक्विड जो है वो जब चलेगा तो उसमें कितना गाढ़ापन आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह समझते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, बुक में जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा वो मत करना, ये वाला कर लेना, इजी है। एक फोर्स होता है, स्टोक फोर्स कहते हैं इसको, 6πr∗v। आप पढ़ोगे जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, स्टोक फोर्स। इससे आप ईटा को निकाल लो बाहर। ईटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ से F/6π। इसको छोड़ देंगे, ये कांस्टेंट नंबर है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। R और V ये बचा। अब इसकी डायमेंशन निकालना बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। कैसे, देखो F की हमें पता है m(l)t-2, रेडियस की क्या होती है L, V की क्या होती है l(t-1). दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, L × L लिख दीजिए इसे। एक L कैंसिल हो गया, आप मत काटना ऐसे कभी भी, एग्जाम में टीचर इसके मार्क्स काटते हैं। कभी कभी पूछ लेना अपने स्कूल में, अगर मार्क्स काटेंगे तो मत लिखना। भाई टीचर के जो स्कूल टीचर होते हैं 11th के, उनसे बैर नहीं करना चाहिए, मगरमच्छ से बैर नहीं करते जेल में रहकर। 11th तक तो थोड़ा देखो समझ गए होंगे। तो M, और ये कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं, नहीं काटेंगे। इसको ऊपर ले जाओ m(l)-1, और ये t-2, ये +1 जाकर ऊपर क्या बचेगा t-1। हा, कितना इजी है। और इसकी यूनिट निकालना इससे भी ज़्यादा इजी है। कैसे यूनिट निकालेंगे वो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R की होती है मीटर, और भाई इसकी होती है मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा, तो यूनिट क्या बनी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं पता हो तो मेरे पहले लेक्चर देख लेना। यूनिट एंड मेजरमेंट के 2 लेक्चर हैं। जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से होती हैं उनको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, इसके अलावा किसी भी यूनिट को कैपिटल लेटर से नहीं दिखाया जाता। देखिए सेकंड और मीटर को स्मॉल से लिखा मैंने, और न्यूटन को कैपिटल लेटर से लिखा। ये सम्मान करने वाली बात है टीचर की, और कुछ बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमारा Q, चार्ज, ये 12th से आता है, इसको बाद में लूंगा। अब मैं आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट बताता हूँ, इसी जगह पर कर लेते हैं। पहली बात, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से पहले ग्रेडियंट बाद में ग्रेडियंट लिखा हो, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, कुछ भी लिखा हो, तो भाई समझ लेना उस चीज को तुम्हें L से डिवाइड करना है। ग्रेडियंट का मतलब फिजिक्स में डिवाइड बाई L होता है। कैसे, जैसे कहीं लिखा है पप्पू ग्रेडियंट, ऐसे लिखा है पप्पू ग्रेडियंट, ठीक है, पप्पू
ग्रेडियंट। तो दोस्तों पप्पू ग्रेडियंट का मतलब होगा फिजिक्स के हिसाब से पप्पू, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपॉन डिस्टेंस, रेडियस। जब किसी चीज को पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है ना तो उसकी ग्रेडियंट बन जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो दोस्तों। तो बस अब तो आसान हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। इसका कोई सिंबल तो होता नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट का वीजी लिख लेता हूं मैं। और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन और इसकी होती है एल, डिस्टेंस की तो एल से तो एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा टी माइनस वन। एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसकी, फ्रीक्वेंसी की। यानी कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है उसकी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या लिखोगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो दोस्तों हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम गोल करते जा रहे हैं। अब हमारे बचे क्यू, के और स्टीफन कांस्टेंट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों। अब फोर्स कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं, हमने ये सब कर लिया है। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, देखिए फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। अब किसी स्प्रिंग को भी अगर आप खींचोगे या दबाओगे तो जितना आपको ज्यादा उसका अपोज करेगा आपका, वो उसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी भी स्प्रिंग की पावर होती है, अगर फोर्स कांस्टेंट के ज्यादा है तो समझ लो स्प्रिंग को दबाना खींचना मुश्किल पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देके चल रहा हूँ। और इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स माइनस, तो माइनस का तो कोई मतलब नहीं है हमारे पास, तो के कितना होगा, के हो जाएगा एफ अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, एफ होता है एम एल टी माइनस टू और एक्स होता है एल, एल से एल कैंसिल होगा, ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा। तो क्या बचा एम टी माइनस टू, ये आ गया फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन। कोई अगर आपसे कहे कि इसकी वो बताओ यूनिट, तो देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको तो पता होगा, न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट बनी, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, फिजिक्स में फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। फिजिक्स का केवल यही पार्ट है जो याद करना पड़ता है, अदरवाइज फिजिक्स पूरे समझने वाली है। अगर आप सोचोगे फिजिक्स को रट लेंगे हम, तो जैसे वो 3 इडियट्स में कहता है हम इसको मेमोराइज कर लेगा, तो रट नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स को रटना पॉसिबल नहीं, कोई टीचर भी नहीं रट सकते। रटेंगे तो बहुत दिन नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके फेस पर। तो अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स समझ में आए तो समझो, हाँ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पार्ट याद करने का होता है। नेक्स्ट है स्टीफन कांस्टेंट। दोस्तों स्टीफन कांस्टेंट एक साइंटिस्ट थे स्टीफन, उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया था कि चीज़ों के ठंडे होने का रेट क्या होता है। इसका सिंबल होता है सिग्मा और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन, इसमें वर्क, इस एनर्जी, इसके साथ जो फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की पावर 4, एरिया टाइम और जो टेम्परेचर है उस टाइम इसकी पावर 4, ये लेते हैं। तो बस अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसका आप टेम्परेचर और टाइम में ध्यान रखना, तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो इसकी डायमेंशन निकाल रहा हूँ मैं आपके सामने। एनर्जी की डायमेंशन वही जो पहले थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, याद हो गई होगी आपको। आप ना 3 डायमेंशन याद कर लो बिल्कुल अच्छी तरह से। एक तो वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, एक एक्सीलरेशन की एल टी माइनस टू, फोर्स की ऑटोमेटिक हो जाएगी एम ए तो एम एल टी माइनस टू, और भाई एक एनर्जी की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बस ये 3-4 डायमेंशन आपको याद हो गई तो सारी याद हो जाएंगी। फिर मैं चार्ज के बारे में बताऊंगा आपको, बड़ा जबरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। टाइम का क्या होता है, टी होता है भाई। और टेम्परेचर की डायमेंशन टी मत लिख देना, बस के होती है, के कैपिटल के, केल्विन से लिया है। टेम्परेचर की डायमेंशन के होती है, दिख रहा हूँ मैं। इसकी पावर 4 हो गई। अब क्या करेंगे, काट फीट लेते हैं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी ऊपर जाकर इससे दोस्ती कर लेगा, और तो कुछ दोस्ती वाली चीज़ है नहीं। तो एम, ये टी ऊपर जाएगा -3 हो जाएंगे, और दोस्तों ये ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। देखो जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो प्लस माइनस बदल जाते हैं उसके। अब इसकी डायमेंशन निकालने की आप, मैंने बता दिया आपको डायमेंशन निकालना इजी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। इसकी यूनिट निकालना काफ़ी ज़्यादा आता है, तो मैं आपके सामने इसकी यूनिट निकाल कर दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पर ऐसे ही फिजिक्स लेक्चर देखिए जो टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी टीचर हो। अगर कोई टीचर स्मार्ट बोर्ड पे पहले से लिखे हुए को सिर्फ एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा रहा है तो उसको आप अवॉइड करिए। अगर आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कहता, बट आप ऐसे टीचर्स को ज्यादा देखिए या प्रमोट करिए जो आपको बोर्ड पर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड पे पहले से लिखे हुए को एक्सप्लेन करने वाले वीडियो आप मत देखिए, वो इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे। इट विल लुक लाइक कि आप एक ई बुक पढ़ रहे हो मोबाइल में अपनी। इससे अच्छा तो आप ई बुक पढ़ लो, आजकल तो ऑडिबल बुक आ चुकी हैं जो बोल के पढ़ाती हैं आपको पूरा। तो जो टीचर आपको मेहनत करके पढ़ाए, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, तो आप उनकी वीडियो जरूर देखिए प्लीज। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, सबको सपोर्ट करिए दोस्तों। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे सिग्मा की, देखिए बता देता हूँ। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया। जूल तो ऊपर ले लिया हमने, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और दोस्तों टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड।
और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। केल्विन की पावर 4 है, क्या बनेगा ये? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की पावर, ये यूनिट बन गई। तो आपको मैंने स्टीफन कांस्टेंट बता दिया। अब हमारे पास बचा है केवल जो 12th क्लास की डायमेंशन आती है 3-4, वो हम देख लेते हैं। चार्ज से शुरू करेंगे, करंट, रेजिस्टेंस सब निकलवा दूंगा, इसलिए वोल्टेज वो भी देख लो एक बार, 12th वालों को थोड़ा फायदा हो जाएगा, अगले साल आपको फायदा होगा। देखो, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं चार्ज से। अगर आपको चार्ज की डायमेंशन याद करनी हो ना, तो आप मेरा नाम याद कर लो बस। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अनुराग त्यागी। चार्ज की फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो इससे Q बराबर क्या आ गया? IT। अगर आपसे कोई कहे चार्ज की डायमेंशन बताओ, तो आप बता देना अनुराग त्यागी, AT। ये देखो AT, क्योंकि चार्ज की करंट की डायमेंशन ये होती है, तो एक साथ लिखेंगे तो AT बनेगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? इसके बाद अगर आपको चार्ज की डायमेंशन पता है, करंट की A पता है, तो आप बहुत सारी डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे बात करें, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने में। रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये डायमेंशन होती है R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की डायमेंशन पहले निकालनी पड़ेगी, I की A पता है, तो मैं पहले V की बताता हूँ आपको। चार्ज की समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? तो इसको मिटा देते हैं और फिर मैं दोबारा रेजिस्टेंस की डायमेंशन बताऊंगा, क्योंकि जगह कम पड़ेगी, बोर्ड छोटा है। मैं यहाँ छत पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि हवा गर्मी ना लगे, मुझे ऐसी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों अगर बात करें कि हमें Q की निकालनी थी, तो हम सबसे पहले निकालते हैं किसकी? V की। तो आपको पता होगा V होता है W अपॉन Q, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया था फिजिक्स से, 11th फिजिक्स से, Q। और फोर्स होता है दोस्तों MLT-2, और दोस्तों S होता है L, है ना, डिस्टेंस, और Q क्या होता है? AT। तो देखो आप आगे डायमेंशन जबरदस्त, अब बस कर लो ठीक ठाक। दोस्तों M ऐसे ही रहेगा, इसका कोई दूसरा साथी नहीं है कहीं भी। L स्क्वायर हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा तो T-3 होगा, और A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स। आप सबसे पहले M को रखो, फिर L को, फिर T को, इन तीनों को, तीनों हमारे VIP हैं, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो बाद में सारे हमको आप लास्ट में लिखिए। इस तरह से आप वोल्टेज की डायमेंशन निकाल सकते हो। और इसकी भाई डायमेंशन तो ठीक है, इसकी यूनिट आप इससे निकाल सकते हो, जूल पर कुलम, या फिर वोल्ट भी कहते हैं, जूल पर कुलम या वोल्ट कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? दोस्तों अब आपको बताऊंगा मैं रेजिस्टेंस की यूनिट निकालना, जो हम कर रहे थे। R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। करंट पता चल गया, वोल्टेज चल गई, चार्ज पता चल गया, रेजिस्टेंस बचा। पूरी फैमिली बता दी 12th की, पूरी 12th की फिजिक्स इन्हीं पर टिकी हुई, चारों पर। V अपॉन I, तो V की डायमेंशन हमारे पास रखी है क्या? ML स्क्वायर T-3 A-1, और I की क्या है? A। तो बस काम शुरू हो गया। अब तो क्या हुआ? ML स्क्वायर T-3, A ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, ये देखिए डायमेंशन निकली। और इसकी यूनिट यहां से निकाल सकते हो आप, वोल्ट पर एम्पियर, ये निकाल सकते हो। इससे भी निकाल सकते हो, इससे मुश्किल पड़ेगा, डायरेक्ट आ रहा है वोल्ट पर एम्पियर, इसी को ओम भी कहते हैं, ओम। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब कोई डायमेंशन ऐसी बची नहीं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक होता है सोलर कांस्टेंट, ये भी देख लेते हैं। बच्चों ने बहुत कमेंट किए थे कि भैया सोलर कांस्टेंट, जब मैं लाइव पढ़ा रहा था, ब्रह्मास्त्र सीरीज है हमारी। अगर आप जेईई के नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट ब्रह्मास्त्र, उसमें मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ जेईई नीट का। मिडनाइट लाइव होता है, हर सैटरडे रात को 12 बजे पढ़ाता हूँ मैं, उसमें आप आ सकते हो। उसमें 11th 12th दोनों कोर्स चल रहे हैं, ज़्यादा 11th पढ़ाता हूँ। एक होता है सोलर कांस्टेंट, इसकी बड़ी डिमांड है। सोलर कांस्टेंट, सूर्य भगवान का कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला और इसका जो सिंबल होता है, वो देखिए क्या होता है कि सोलर कांस्टेंट का ना कोई सिंबल नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो है एनर्जी, सारे एनर्जी से डिवाइड होते हैं, अपॉन एरिया इंटू टाइम। याद रखिए, आप अगर सोचोगे स्टीफन कांस्टेंट से क्या डिफरेंस है, तो स्टीफन कांस्टेंट जो था हमारा, कहाँ गया? ये रहा। बस यहाँ पर टेम्परेचर की पावर 4 हो गई थी नीचे, है ना, याद है ना आपको? याद है ना, यहाँ दिख रहा हूँ, टेम्परेचर की पावर 4 हो गई थी। तो भाई अब क्या होगा? एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ML स्क्वायर T-2। एरिया क्या होता है? L स्क्वायर, टाइम होता है T दोस्तों। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? M। T ऊपर जाएगा, आजकल कुत्तों की आवाज आ रही है भौंकने की, लॉकडाउन में कुत्तों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, भौंकने को मिल रहा है जबरदस्त। ऊपर जाएंगे तो T-3 हो गया। ये हमारी सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको इस लेक्चर में, ये लेक्चर शायद हमारा करीब 40 मिनट का हो गया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन निकालना सिखाया, एक एक एग्जाम्पल लेकर, और बहुत मेहनत से पढ़ाया, बहुत मेहनत करी मैंने।
आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कभी मुझे शायद लगता नहीं कि आपको डायमेंशन निकालने में किसी की दिक्कत आएगी। इसके अलावा डायमेंशन की इससे पहले की वीडियो भी है, वो देख लेना आप, यूनिट एंड मेजरमेंट की। उसमें मैंने बताया यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मेजरमेंट की जरूरत क्या है, वो जरूर देखना आप। वो इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और जो एंड कार्ड्स आते हैं उनमें मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को जो 11th क्लास के हैं या जो इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन चाहते हैं क्या, वो इसमें लिख देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और मैं आपको बताऊंगा कि होमोजेनिटी जो ये डायमेंशन होती है इनकी यूज क्या क्या है। जैसे डायमेंशन की हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी कोई फॉर्मूला दे रखा है तो हम पता लगा सकते हैं कि सही है गलत है, हम नए फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, और दोस्तों हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मैंने खुद का मेथड बनाया, एक बुक वाला मेथड बताऊंगा आपको। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें डरने की जरूरत नहीं होती। मैं थोड़ा सीरियस सा हो रहा हूँ आज कोई बात नहीं। और जिस दिन मैं बाल कटवाता हूँ थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, मैंने बाल कटवाए हैं। और दोस्तों आप प्लीज कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हमें इस चैनल को, अनुराग तिवारी क्लासेस को टॉप एजुकेशनल चैनल बनाना है, लेकिन ये आपके सपोर्ट के बिना कभी नहीं हो सकता। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भर भर के। अरे पढ़ने वालों कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अरे पढ़ने वालों इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, इसको करना, मेहनत से करना। और आप सबको मेरा नमस्कार, आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।